हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारी संविधान की इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इससे पहले वाली सारी क्लास देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर, जीके, जनरल नॉलेज की क्लास भी देखना चाहते हैं तो वो क्लास भी आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होगा। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सेशन बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारे सामने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन बी है कनाडा और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ऑप्शन डी हमारे पास है अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, भारतीय संविधान में जो संघवाद शब्द लिया गया है वह लिया गया है हमारे कनाडा से। कनाडा के संविधान से संघवाद शब्द लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। भारत का संसदीय प्रणाली जो दोस्तों प्रभावित है हमारा, वह इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोगों को उत्तर देना है। अपना उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। 50 क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 में से अगर आपने 40-45 क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंडियन पॉलिटी बहुत ही अच्छी है। और उससे कम अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, अपना स्कोर आपको कमेंट में अवश्य लिखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों कानून के समान संरक्षण वाक्य हमारा जो लिया गया है वह हमारा यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी है पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस के नाम से भी जानते हैं, रसिया के नाम से भी जानते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में लिए गए हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
जो भी चैनल पर पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ आपको घंटी वाला बटन भी अवश्य दबाना है ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी है थाईलैंड। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंग्लैंड और दोस्तों ऑप्शन डी जापान से। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों भारत में जो कलेक्टर का पद है वह हमने जापान से लिया है, जापान के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी मिस्र या फिर ऑप्शन डी है चीन चाइना। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी संविधान में और ऑप्शन डी न्यायपालिका में। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों भारत में जो वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत के अंदर जो सर्वोच्च माना गया है वह भारतीय संविधान को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में सर्वोच्च माना गया है। ऑप्शन ए न्यायपालिका को, ऑप्शन बी संविधान को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है संसद को। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों भारत में जो सर्वोच्च माना गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, भारत के अंदर ना तो हम न्यायपालिका को सर्वोच्च मानते हैं, ना ही हम राष्ट्रपति को सर्वोच्च मानते हैं, ना ही संसद को सर्वोच्च मानते हैं। भारत के अंदर जो सर्वोच्च माना गया है वह सर्वोच्च ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी है 24। बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भारतीय संविधान में भाग पूछ लिया जाए या अनुसूची पूछ लिया जाए, तो आप बताएंगे 22। अनुसूची 12 है और भाग हैं 22। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद कितने हैं?
395 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के अंदर। 12 अनुसूची, भाग 22, अनुच्छेद 395। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है हमें, वह मिलता है भाग 3 में। भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 12। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों भारत का जो मूल संविधान था, जब उस टाइम पर बना था, तो उसमें कितनी हमारी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में थी 8। और जो वर्तमान है, करंट वर्तमान में जो अनुसूची है दोस्तों, वह हमारी कितनी है? 12। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन दो तरीके से ही आता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और जब हमारा संविधान बना था, जो मूल संविधान था, उस टाइम पर कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, आप दोनों तरफ से ये बातें ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों वह राज्य हमारा कौन सा है बताइए, जिसमें संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? दोस्तों वह राज्य है हमारा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो दोस्तों वह राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। लेकिन अब वर्तमान में 5 अगस्त 2019 से धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर में भी सूचना का अधिकार लागू होता है। ठीक है दोस्तों, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 5 अगस्त 2019 से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्पेशल दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वह अनुच्छेद नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, जिसके वजह से अब वहाँ भी राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 15। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने में सक्षम है वह हमारी
संसद है, पार्लियामेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों भारत का जो संविधान है उसके अंदर सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता का उल्लेख मिलता है जिसको हम एकल नागरिकता भी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आप एक साथ दो देशों की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 4 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान जो किए गए हैं दोस्तों वह हमारे किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2, और 36 से 51 जो हैं दोस्तों वह क्या है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 12 से 35 जो है हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में वह है हमारे मौलिक अधिकार। क्या है हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। क्लियर? बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा, अगर आप भारत के बाहर 7 वर्षों तक बिना किसी सूचना के बाहर रहते हैं तो आपकी जो नागरिकता है भारत से स्वतः ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कभी भारत से बाहर जाए तो 7 वर्षों से अधिक ना रहे, और अगर आप रहे तो हमारे सरकार को, केंद्र सरकार को या विदेश मंत्रालय को अवश्य सूचित करते रहे, वरना आपकी नागरिकता, आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 1988। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों भारत में जो राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था वह वर्ष हमारा 1956 था। कौन सा था? 1956। ठीक है दोस्तों, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों अमेरिका राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में भी एकल नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एकल नागरिकता है और कनाडा के अंदर भी एकल नागरिकता का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी है राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का यूनियन और ऑप्शन डी राज्यों का कॉन्फेडरेशन। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है या फिर राज्यों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी है अद्वितीय संघीय अर्धसंघीय और ऑप्शन सी है राज्यों का महासंघ। बताइए दोस्तों क्या होगा सही उत्तर? भारतीय संविधान भारत का जो वर्णन करता है किस रूप में करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, भारतीय संविधान भारत का जो वर्णन करता है वह राज्यों का एक संघ है, इस रूप में करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी है 11वीं। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों दल बदल कानून से जो मतलब होता है कि जैसे आपने किसी एक पार्टी से चुनाव जीत लिया और अगर आपकी सरकार नहीं बदलती है और जो दूसरी पार्टी है उसकी सरकार बनती है तो वहाँ आप जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं पाला बदलना या अपना दल बदल विरोधी कानून। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। क्या होता है हमारा? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 356 है दोस्तों स्टेट इमरजेंसी। क्या है? स्टेट इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 है दोस्तों वित्तीय संकट। वित्तीय संकट। और अनुच्छेद 368 है दोस्तों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को
ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 25। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। दोस्तों आधी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 25 अभी और बचे हैं। जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ा है उनसे भी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे। जिसने अभी तक नहीं किया है वो कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दोस्तों भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं होता है जिसके अंदर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्लर्क से लेकर IAS तक की परीक्षा के अंदर संविधान से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा संविधान। अगर कोई किसी परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर रहा है तो वो भी उसको अपनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, अपने संविधान के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमाधिदेश, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो दोस्तों किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए जो रिट होती है, जिस रिट की आवश्यकता होती है उसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। बताइए क्या है। पहले तो हमारा एक मौलिक अधिकार था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी नैतिक अधिकार और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हमारा एक वैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। पहले हमारा ये मौलिक अधिकार था। ठीक है दोस्तों, क्या था पहले हमारा मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक का अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को, आस पड़ोस वाले बच्चों को अवश्य शिक्षा के बारे में बताएं और उनको स्कूल जरूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किससे लिया गया है? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी समाज और ऑप्शन डी है दोस्तों संघ। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है दोस्तों वह हमारे राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30।
भारत के किस राज्य में समान नागरिकता लागू है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी है दोस्तों हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों एकमात्र राज्य है भारत का जिसके अंदर समान नागरिकता संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का बहुत ही सुंदर ये राज्य है गोवा। दोस्तों गोवा की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो वह हमारी क्या है? पणजी है, पणजी। ठीक है। और दोस्तों यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 67, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 31। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में और ऑप्शन डी संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है वह हमारे प्रस्तावना प्रेम्बल में दिया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1969। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 34। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची दोस्तों भाग 4 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किए गए थे वह वर्ष था हमारा 1976, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन हो चुका है हमारा रिपीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट में फिर चेक कर लेता हूँ इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कोई चेंजेस भी है या नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? और इस वाले क्वेश्चन में पूछा है
निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति जी और ऑप्शन डी है राज्यपाल जी। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह हमारी संसद को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका कोई पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उनके पास तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और वह अपने सपनों को साकार कर सके, अपनी सरकारी नौकरी को हासिल कर सके। एक ही उद्देश्य है सिर्फ हमारा, आपसे हमने कभी कोई पैसे के लिए नहीं बोला है, बस यही बोला है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी हमारे संसद के अनन्य भाग है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। इन तीनों से मिलकर ही हमारी संसद बनती है, इनके बिना अधूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। संसद के दोनों सदनों का शत्रुभाषण कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और दोस्तों ऑप्शन डी है लोकसभा। संसद के दोनों सदनों का शत्रुभाषण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों राष्ट्रपति जी हमारे संसद के दोनों सदनों का शत्रुभाषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1927। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा होगा, आप हमारी क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40। भारत की पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था दोस्तों वह हुआ था हमारा 1927 में। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ होगा, लेकिन यह बात सही नहीं है। जो उद्घाटन हुआ था वह हुआ था हमारा 1927 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 11 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1950 और ऑप्शन सी है 19 सितंबर 1951, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो दोस्तों भारत के अंदर अस्थायी संसद 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए
प्रधानमंत्री ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है विरोधी दल का नेता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। और आपसे अगर एग्जाम्स के अंदर कभी क्वेश्चन आया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति। आपसे अगर पूछ लिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये लीजिए अभी मैंने आपको बताया था और अगला क्वेश्चन वही आया है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी लोकसभा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह किसके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजेंगे। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं या एक समय पर उपराष्ट्रपति हाजिर नहीं है तो वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो दोस्तों भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं। ऑप्शन ए है कैबिनेट में, ऑप्शन बी उच्च सदन में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां निहित होती हैं वह राष्ट्रपति के अंदर होती हैं, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हमारी भारत की जनता वोट नहीं करती है बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसदीय समिति, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 48। एक मिनट दोस्तों इसका पीछे वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आंसर उसका मिस हो गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 47 जो था हमारा राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी
विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा विवाद की बात चल रही है, ना कि हमारे चुनाव की बात चल रही है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो वह सीधे हमारे उच्चतम न्यायालय के अंदर जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो दोस्तों बताइए किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या होगा? भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद है क्वेश्चन नंबर 49 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों। ये रहा आपके सामने। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग को हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों कैसे लगी आप सब लोगों को क्लास? कितना स्कोर आपका बना है यह आपको कमेंट में लिखना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे भी से रिक्वेस्ट है ये चैनल आपका है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करना है। नालंदा परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।